हाँ, तो इसे हम लोग, अच्छा, ये जो चार्जेस इस पर आए हैं उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला है Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q नॉट 1 माइनस 1/k, जहाँ पे Q नॉट क्या है, चार्ज ऑन चार्ज्ड बॉडी। जो चार्ज बॉडी हम लेकर आ रहे हैं, जैसे ए, इसके ऊपर जो भी चार्ज है, सपोज इसके ऊपर चार्ज Q नॉट है, तो उतना ही चार्ज इस पर इंड्यूस होगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। और K जो है क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि उस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। सीधा सा है, इट जस्ट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब सीधा सा, जैसे K इक्वल्स टू 1 होता है एयर के लिए, ठीक है, K इक्वल्स टू 80 होता है वाटर के लिए, ठीक है, K इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए। तो जैसे हमने क्या बोला था कि B हमारा क्या होना चाहिए, मेटल। तो अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल के लिए K की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो Q इंड्यूस क्या होगा, माइनस Q नॉट 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो माइनस Q नॉट 1 माइनस 0 कितना है, माइनस Q नॉट। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि इंड्यूस्ड चार्ज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर ऑन मेटल, ठीक है। स्पेशल है मेटल के ऊपर, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग बताया, ठीक, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि जब वही चार्ज बॉडी ए, इसके ऊपर शुरू में चार्ज Q नॉट था, ठीक है, इसको किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी B के पास में रखेंगे और इनको B पर इनिशियल चार्ज क्या है, B पर इनिशियल चार्ज 0 है, और इनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ेंगे। कंडक्टिंग वायर, अगर इनको कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ेंगे तो होगा क्या कि A से चार्ज जो है धीरे धीरे B पे जाएगा और B धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो चूंकि कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो A से चार्ज B पर कंटिन्यू जाता रहेगा, पर कब तक जाता रहेगा और कितना जाएगा, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A to B till both reaches at the same potential। मतलब A और B के बीच में A से चार्ज B पर तब तक जाता रहेगा जब तक कि A और B का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक्चुअली यहाँ पर पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है कि A भी मेटल है, B भी मेटल है, तो इन दोनों की एक कैपेसिटी है, B की एक कैपेसिटी है, A की एक कैपेसिटी है। तो B तब तक चार्ज लेता रहेगा A से, या A तब तक चार्ज देता रहेगा जब तक कि इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर ना हो जाए। इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। A से चार्ज B पर तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, और अगर दूसरी बात, इफ A and B are identical, आइडेंटिकल मीन्स सेम शेप और साइज, है ना, सेम शेप साइज। मटेरियल भी ले लो, मटेरियल की भी बात कर लेते हैं।
तो अगर दोनों सेम मटेरियल होंगे, सेम शेप और सेम साइज के होंगे, देन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब अगर ए और बी दोनों सेम हो गए, तो जैसे क्यू ए पर जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है, क्यू नॉट, तो आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, क्यू ए डैश पर हो जाएगा क्यू नॉट बाई टू, और क्यू बी डैश पर भी कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई टू, जबकि क्यू बी पर इनिशियल चार्ज क्या था, 0। ठीक है, तो अभी भी देखो यहाँ पर टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, तो चार्ज अगेन कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा काम करता है। ठीक, ओके। अब बात करेंगे स्पेशल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि व्हेन टू चार्जेस are placed at very small separation in free space, then force of repulsion or attraction between them will be directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम R ले लेते हैं, तो इनके बीच में चाहे रिपल्सिव फोर्स हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन चार्जेस के प्रोडक्ट के होगा। ठीक है, एंड दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक्चुअली इस नेचर को कहा जाता है सेंट्रल नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल नेचर। सेंट्रल नेचर का मतलब ये कहलाता है कि अगर ये चार्ज Q1 यहाँ है और ये चार्ज Q2 यहाँ है, तो Q1 अगर इसको रिपेल करेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही रिपेल करेगा, Q2 भी अगर इसको रिपेल करेगा तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही रिपेल करेगा। मतलब force on 2 due to 1 will be along this direction along the line joining, and force on 1 due to 2 is also along the line joining between them। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इनके बीच में लगने वाले फोर्स के टोटल मैग्नीट्यूड की, तो ऊपर के जो दोनों इक्वेशन हैं उनको कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने पर हमको मिलेगा Q1 Q2 y R स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक पूरा कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, ओके। अब देखो, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब होता है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड
दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको कितना अलाउ कर रहा है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली जस्ट अ परमिटिविटी। अगर हम मीडियम बदलेंगे तो दो चार्ज के बीच में फोर्स कितने मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है, ये बताता है परमिटिविटी। तो फॉर अनदर मीडियम अगर हम बात करें, फॉर अनदर मीडियम, ठीक है, तो ये फॉर अनदर मीडियम परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन एंड इट इज इक्वल्स टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन वो k टाइम्स होगा, जहाँ पे k क्या होगा उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। देखो मैंने इस चीज़ के बारे में कुछ देर पहले भी डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक होता है उस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे मीडियम बदलेगा तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक बदलेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बदलेगा तो उसका परमिटिविटी, मतलब अगर यही दो चार्जेस हम किसी दूसरे मीडियम के बीच में रखेंगे तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला ये फोर्स बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? देन द न्यू फोर्सेस जो होगा, the new force is defined as F dash is equals to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 over R square, and this is F dash is equals to 1 by 4 pi K times epsilon naught Q1 Q2 by R square, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो देखो F dash बाई F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई F की वैल्यू ऊपर से ले लेते हैं 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो ऐसे लिखोगे 1 बाई 4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2, look this and this is cancel out, R square cancel out, 4 pi K एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, क्या बचा F डैश बाई F, ठीक है, F डैश बाई F इज इक्वल्स टू 1 बाई K। इसका ये मतलब हुआ कि जो नया फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम क्या हो जाएगा 1 बाई K।